नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले जैसे इस पे हिंदी के वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं, जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो इसमें पहला वीडियो हिंदी का जो अपलोड हुआ था वो हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ, उस हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ पार्ट 1 अपलोड किया गया था। क्लियर। आज हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ पार्ट 2 ये वीडियो है और इसमें देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा इसमें पहला प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वो अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी ब्राचड। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हिंदी में जब हिंदी में प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है और प्रश्नों को यहाँ पे जो उन्हीं प्रश्नों का संकलन किया गया है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिएगा कौन सा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, यानी जो आपकी अवधी बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्लियर। यानी रामचरित किस भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस? तो जो इसकी भाषा है वो ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी ने इसको अवधी भाषा में लिखा हुआ है। क्लियर। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है और किस भाषा में है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल रूप अपनाया था? क्लियर। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल रूप अपनाया था? तो देखिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचना की थी वो ठेठ अवधी में की थी। उनकी भाषा जो थी वो ठेठ अवधी थी, अर्थात यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है कि अवधी भाषा को उन्होंने सरल रूप में अपनाया था। क्लियर। इनकी रचना है जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये संत काव्यधारा के यानी भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी रचना का नाम है पद्मावत। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा की भाषा कौन सी है? यानी मुल्ला दाऊद की ये रचना है लोरकहा और इनकी भाषा कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी ऑप्शन अवधी, सी फारसी और डी अरबी। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो मुल्ला दाऊद ने अपनी जो रचना लिखी है लोरकहा, ये भी अवधी भाषा में ही लिखी हुई है। क्लियर। ये भी सूफी काव्यधारा के ही यानी प्रेमाश्रयी संत काव्यधारा के सूफी काव्यधारा के ये कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है? भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, कौन सी भाषा है? तो देखिएगा, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है तो पहला ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन अंग्रेजी, सी संस्कृत या डी फारसी। तो आप इसके आंसर को कमेंट्स बॉक्स में भी आप जाकर वहाँ भी इसके प्रश्नों का उत्तर बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो पहला ऑप्शन सही है, यानी ए, अर्थात भारतीय संघ की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? वो हिंदी है। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो देखिएगा ऑप्शन ए है 315, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी 370 या ऑप्शन डी 51A। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी राजकीय भाषा है यानी जो हिंदी है शासकीय भाषा, इसको घोषित किया गया है तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन इसमें बी सही है,
343 अनुच्छेद के अंतर्गत है ये। क्लियर। संविधान के भाग 17 में 343 यानी किसमें है ये भाग 17 में है। और अनुच्छेद कौन सा है? 343 अनुच्छेद में इसको शासकीय भाषा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है सिंधी, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी तुलु। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है तुलु। अर्थात जो तुलु भाषा है ये भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संविधान में भाषाएं वर्णित है वो किस अनुसूची में, देखिए इससे आपका एक ही नहीं बल्कि दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। देखिए इससे आपको ये भी तैयार हो गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं, अर्थात 8वीं अनुसूची में। क्लियर। और ध्यान दीजिएगा 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। क्लियर, 22 भाषाएं हैं और जिसमें से आपकी सिंधी, कन्नड़ और नेपाली है ही। तो तुलु जो है वो आपकी भाषा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो तुलु भाषा है ये जो है वो कर्नाटक यानी साउथ के जो राज्य हैं, वहाँ के स्टेट हैं अर्थात दक्षिण भारत के, तो जो वहाँ का राज्य है कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में ये तुलु भाषा बोली जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्षेत्रीय भाषा है। क्लियर। तो ये भाषा का विकास बड़े स्तर पर नहीं हुआ है, तो ये आपके संविधान में नहीं है। क्लियर। तो आपके संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो आपके संविधान में 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? क्लियर। तो देखिएगा, ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1950 या ऑप्शन डी 15 सितंबर 1950। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका प्रश्न, आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन है, यानी 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो हिंदी भाषा है इसको संविधान में एक राजकीय भाषा के रूप में, जो राजभाषा है, सॉरी राजकीय नहीं, जो राजभाषा है उसके रूप में मान्यता इसको मिली थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? क्लियर। यानी कहने, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी को जो राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक, अर्थात कौन सा प्रस्तावक है जो खुद हिंदी भाषी नहीं है, उस प्रस्तावक का नाम क्या है? अहिंदी अर्थात जो हिंदी जिसकी भाषा नहीं है। तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन है दिलीप सेन, बी ऑप्शन है गोपाल स्वामी अयंगर, सी है महात्मा गांधी, डी है आचार्य शुक्ल। तो इसमें आप लोग बताइएगा, इसका जो उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या सही लगता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। क्लियर। ये जो है ये मद्रास के रहने वाले थे गोपाल स्वामी अयंगर, और ये अहिंदी भाषी हैं क्योंकि ये साउथ के हैं तो ये वहाँ की भाषा जानते हैं। क्लियर। यानी इनका जो जन्म है ये तंजौर में यानी तंजावुर में हुआ था, तमिलनाडु के तंजावुर में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने ही, क्लियर, इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया था, जबकि ये खुद एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की भाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। तो ध्यान दीजिएगा, जो अनुच्छेद 351 में है तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ये आपका डी ऑप्शन सही है, अर्थात उसमें 351 अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर? कि उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए हिंदी भाषा के, ये सारे निर्देश अनुच्छेद 351 से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मुंशी आयंगर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर खेर, ऑप्शन डी काका साहब कालेलकर। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है, बाल गंगाधर खेर जो थे वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर? आगे अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि जो देवनागरी लिपि है इसमें स्वर जो वर्ण है वो उनकी संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए 11, बी में 12, सी 13, डी 14। तो कितने हैं आपके लिपि में, यानी आपके यहाँ स्वरों की संख्या कितनी है, ये आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, वहाँ पर जाके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो देखिए देवनागरी लिपि में जो स्वरों की संख्या है वो 11 है। क्लियर? यानी आ से लेकर के आओ तक जितने भी हैं, आ से लेकर आओ तक जो भी स्वर हैं वो आपके देवनागरी लिपि में ही है, अर्थात आ से लेकर आप आओ तक गिनते हैं तो वो केवल 11 वर्ण ही है। क्लियर? क्योंकि अंग और आहा आपका स्वर नहीं है बल्कि ये अनुस्वार और विसर्ग है। तो ये कुल कितने वर्ण है? तो 11 वर्ण है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ऑप्शन ए देववाणी से, ऑप्शन बी खरोष्टी से, ऑप्शन सी ब्राह्मी से, ऑप्शन डी अरमाइक से। अर्थात इनमें से किन लिपियों से ये माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ था ये सबसे प्राचीन लिपि जो है आपकी ब्राह्मी लिपि है। क्लियर? भारत की सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत ही आपके वेद पुराण ये सब वैदिक संस्कृति में लिखे गए थे। उनकी लिपि क्या है? देखिए, भाषा जो थी वो वैदिक संस्कृति थी लेकिन जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। तो आपकी देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो भी ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, यानी एक समिति बनी थी नागरी लिपि सुधार, इसके संयोजक कौन थे? तो ऑप्शन ए काका कालेलकर, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन ए सही है, यानी काका साहब कालेलकर जो थे वो नागरी लिपि सुधार के संयोजक थे। क्लियर? और ये जो समिति है ये हिंदी साहित्य का सम्मेलन जो हुआ था इंदौर अधिवेशन में, ये वहाँ पर इस समिति को गठित किया गया था, नागरी लिपि सुधार समिति को गठित किया गया था, और इसके जो संयोजक हैं वो काका साहब कालेलकर बनाए गए थे। और इस समिति के द्वारा जो है वो 14 सुझाव भी इस समिति में इसके लिए सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, बात आती है कि जो ये भी है देवनागरी लिपि सुधार समिति,
और ये नागरी लिपि सुधार समिति है, तो ये अलग है और ये अलग है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित था और ये आपके भारत सरकार द्वारा गठित था। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें देखिएगा, ऑप्शन ए में है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार में जो इसके अध्यक्ष बने थे देवनागरी लिपि सुधार समिति के, तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है, अर्थात आचार्य नरेंद्र देव इस देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष बने हुए थे। क्लियर? 1947 में। अगला प्रश्न, पंजाबी की लिपि है, यानी जो आपकी पंजाबी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? तो देखिए, देवनागरी ऑप्शन ए, बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी फारसी या ऑप्शन डी रोमन। तो ध्यान दीजिएगा, पंजाबी जो है उसकी जो भाषा वो लिपि है या पंजाबी भाषा किस लिपि के अंतर्गत है? तो वो है आपकी गुरुमुखी लिपि है। क्लियर? तो ये है, क्योंकि देवनागरी के अंतर्गत आपकी हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली ये सब आती हैं, तो पंजाबी किसके अंतर्गत है? गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत है। चलिए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? देखिएगा, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 22। तो इसका जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि यहाँ पर जो भाषा है उसकी कितनी बोलियाँ हैं। तो देखिएगा, जो बात करते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं इसकी कितनी हैं? 5 हैं। क्लियर? पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी है। तो जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत इसकी 5 भाषाएं हैं। क्लियर? यानी जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी है, इसकी पहली इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। क्लियर? और इसकी जो दूसरी उपभाषा होती है पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं। देखिए, 5 में आपकी है ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये आती हैं। फिर आपकी पूर्वी 5 हो गई। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी आपकी 3 भाषा आती है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, यानी बिहारी में भी 3 भाषा हो गई। फिर राजस्थानी में आपकी 4 आती है, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और मालवी। क्लियर? तो यहाँ आपकी 4 भाषा हो गई। फिर आप अगली आपकी उपभाषा जो है पहाड़ी हिंदी, इसमें भी आपके 3 भाषाएं आती हैं। क्लियर? यानी 3 बोलियां। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये टोटल कितना आती है? तो ये टोटल 17 बोलियां हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो टोटल जो है हिंदी भाषा में 17 बोलियां हैं, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए, अगला प्रश्न, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो आपकी बोली है। क्लियर? अगर इसमें क्रम भी पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र की होती है, फिर राजभाषा होती है जो एक राज्य की होती है, फिर उपभाषा होती है। और उपभाषा क्या होती है? जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जहाँ पे बोली बोली जाती है उसका जो क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य लिखे जाने लगते हैं, तो उपभाषा कहलाती है। क्लियर? तो उससे भी छोटा अर्थात सीमित क्षेत्र में, यानी एक स्थानीय जगहों पे बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या होती है? बोली होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ओके, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? देखिए, अभी मैंने जब ये बोली बता रहे थे कितनी बोलियां हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ बताई गई थी कि इसकी कितनी उपभाषाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ओके, 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी,
पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, यानी इसकी 5 उपभाषाएं हैं और इसके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? क्लियर? तो देखिए ऑप्शन ए संस्कृत, बी फारसी, सी अंग्रेजी या डी उर्दू। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, हिंदी में यानी हिंदी भाषा में जो अधिकांश शब्द आए हैं वो आपकी संस्कृत से ही आए हैं, क्योंकि जैसे हिंदी संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। जब इसका रूप परिवर्तित हुआ तो ये पाली में आई, फिर प्राकृत में आई, फिर ये अवहट आई, फिर अपभ्रंश हुई, उसके बाद में हिंदी बनी। शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू ये संस्कृत से ही हुई है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जो इस भाषा में यहाँ पे शब्द आए हैं वो संस्कृत भाषा के ही हैं। क्लियर? और जो संस्कृत भाषा के शब्द यहाँ पे आए हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको तत्सम शब्द भी कहते हैं। तो इसमें जो सही है वो आपका ऑप्शन ए सही है। क्लियर? ये हो गए आपके हिंदी के प्रश्न, यानी हिंदी भाषा और बोलियों के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग इसका अध्ययन करिएगा और अपने मित्रों को लाइक करिए और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो अब जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो इसमें अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।